नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनतलाव में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम कक्षा 8 की 8 ग्रेड पुस्तिका गणित विषय का अध्यायवार अध्ययन कर रहे थे, तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय 5 तक 8 ग्रेड पुस्तिका के सारे प्रश्नों को हल कर लिए हैं। आज हम 8 ग्रेड पुस्तिका का अध्याय 6 घन और घनमूल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इन प्रश्नों को। जैसे आपको नाम से स्पष्ट है, घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या की घात 3 अर्थात उस संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना, तो हमें उस संख्या का घन प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जो पहला प्रश्न दिया है कि 23 के घन में इकाई का अंक है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका इकाई का अंक है 3, उसका आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27, और 27 का इकाई अंक क्या है 7। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 7। तो इसी प्रकार हम हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब देखिए, आपको जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कम से कम 20 से 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, और कम से कम 10 तक, या ये कह सकते हैं हम 20 तक घन याद होना चाहिए। तो देखिए, ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें 216 6 का घन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 216, क्योंकि ये आपस में पूर्ण घन है जो कि 6 का है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है। और देखिए, आपको ऑप्शन ए दिया है 8 की घात 3, दूसरा दिया ऑप्शन बी 9 की घात 3, तीसरा दिया ऑप्शन सी 7 की घात 3, और ऑप्शन डी दिया है 3 की घात 3। तो देखिए बच्चों, घात 3 का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना। तो हम देखिए यहाँ देखते हैं कि जब हम 9 का गुणा 3 बार आपस में करेंगे, 9 गुणित 9 गुणित 9, तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 81, और 81 में हम 9 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 729। तो देखो 729, 7 2 9, तो उसका इकाई अंक जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा 9। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 9 की घात 3। इसी में हमें इकाई का अंक 9 मिलेगा। बाकी में आप जब देखेंगे 8 की घात 3 का करके देखेंगे, या 7 की घात 3 करके देखेंगे, या 3 की घात 3 का करके देखेंगे, तो हमें इकाई अंक 9 नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, 100 के घन में शून्य की संख्या क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि घन का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना। तो देखिए 100 में 2 जीरो होती है, और जब हम इसमें 3 बार गुणा करेंगे 100 गुणित 100 गुणित 100, तो हमें क्या मिलेगा, ये 100 1 पे 6 जीरो मिलेगी, मतलब हमें 1 पे 6 शून्य अर्थात 10 लाख मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 100 के घन में 6 शून्य होगी, अर्थात आपका प्रश्न नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमने 4 प्रश्न बहुत आसानी से समझ लिए घन के कंसेप्ट को जानते हुए कि घन का मतलब क्या होता है। देखिए, घन का मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि घन मतलब किसी भी संख्या की घात 3, और किसी भी संख्या की घात 3 का मतलब ये होता है कि उस संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना। तो हमें बहुत आसानी से किसी भी संख्या का घन प्राप्त हो जाएगा। जैसे मुझे 2 का घन निकालना है, तो 2 की घात 3, तो मतलब मैं 2 का गुणा 3 बार करूँगा आपस में, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा 4, और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8। तो इस प्रकार हमने 2 का घन प्राप्त किया 8। तो ये है घन का कंसेप्ट, बहुत आसानी से हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। देखिए, आपको क्या दिया है, अंडर रूट 1000, और उसमें अंडर रूट में 3 दिया, तो 3 का मतलब क्या होता है घन। तो देखिए 10 का जब घन हम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1000। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 10। इस प्रकार इस प्रश्न को भी हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। ये वर्ग माफ कीजिए, ये घन मूल पर आधारित प्रश्न था। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है कि भुजा की घात 3 अर्थात उस संख्या का आपस में 3 बार
गुणा करना। तो हम ये फार्मूला अच्छे से याद करेंगे कि घन का आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3। अब भुजा क्या दी हमें, 5 दी है, तो हम क्या करेंगे 5 की घात 3, और 5 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 बार करेंगे। अब जब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125। अब चूँकि हमें आयतन निकालना था और सेंटीमीटर में हमें इकाई दी थी, तो सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इसको भी हमने बहुत आसानी से हल कर लिया, और यहाँ से हमने एक फार्मूला सीखा कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अब चलिए हम अपनी प्रश्नों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 226 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 256 का गुणनखंड करेंगे, और फिर 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 के जोड़े बनाने यदि हमारे पास बन जाते हैं, और तो उसमें से किसी एक जोड़ा नहीं बनेगा तो उसको, उस जोड़े को हम बनाएंगे और हम कह देंगे कि इसका हम गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो देखिए, 2 को 256 से काटा तो 128, 128 को 2 से काटा तो 64, 64 को हम 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। फिर 32 को 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। फिर 16 को हम जब 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये देखिए, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। 2 से हमने 8 को काटा 4 बार, फिर 2 से हम काटेंगे तो हमें 2 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 मिलेगा, और हमें तब तक यह प्रक्रिया करते रहना है जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए। अब देखिए, ये 2 के जो गुणनखंड हुए ये कितने हुए, हमें इसमें 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ देखेंगे हमें 3 का जोड़ा नहीं मिला है, हमें यहाँ 2 की कमी महसूस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो 256 में यदि हम 2 का गुणा करें तो यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर 2 हो जाएगा, क्योंकि 256 में जब हम, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 256 बराबर क्या हो जाएगा, ये सारे गुणनखंड लिख लेंगे हम। 2 गुणित कितने हैं, 8 बार है 2 2, तो हम क्या करेंगे, 8 बार इसको लिख लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, इस प्रकार हमने 8 बार लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। अब 3 के जोड़े बनाएंगे तो हम देखते हैं कि हमें 1 2 की कमी महसूस हो रही है, मतलब इसमें कम मिल रहा है। तो देखिए, जोड़ा क्या हो गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 का एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ सिर्फ 2 गुणित 2 है, तो 2 हमारे साइड से हम रख देंगे तो ये एक जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि भैया 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। यदि हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 192 का भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए, अभी हमने गुणा वाला सवाल करा था, अब भाग वाला करेंगे, प्रक्रिया ऐसी ही रहेगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 192 का गुणनखंड निकालेंगे। अब 192 का गुणनखंड जैसे अपने पहले गुणनखंड विधि से निकाला था, इसी प्रकार इस बार भी हम गुणनखंड निकालेंगे 192 का। तो देखिए, हमने क्या लिखा, 192 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 96 मिलेगा। फिर 96 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 मिलेगा, मतलब 48 मिलेगा। जब 48 में हम क्या करेंगे, 48 में भाग देंगे 2 का तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, मतलब 24 मिलेगा। फिर जब 24 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और 12 में जब 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 में 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 1 मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रक्रिया हमें कब तक करना है, जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इन सारे गुणनखंडों को देखेंगे कि 3 के जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं और 3 के जोड़े कौन से नहीं बन रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास 2 की जो संख्या है गुणनखंड में वो कितनी है, 6 है, और 3 अकेला है।
तो अब हमें इसमें 2-3 और चाहिए, तब जाकर इसका जोड़ा कंप्लीट होगा। मतलब ये घन बोल रहा है तो हमें 3-3 के जोड़े बनाने रहते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई इसमें यदि हम 3 गुणित 3 कर दें, मतलब 9 का गुणा कर दें, 9 का भाग दे दें इसमें, तो हमें क्या मिलेगी, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। या ये कह सकते हैं कि यदि 3 का गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो हम इसको बहुत आसानी समझेंगे। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो घनाभ होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और इसमें लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी है। तो हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 गुणित 2 गुणित 3। अब ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्या बनाना है, एक घन बनाना है। अब घन बनाने के लिए इससे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी एक घन बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये जो भुजाएं दी है 3 गुणित 2, है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे। अब इसका जोड़ा बनाएंगे तो हमें क्या, देखिए 3 हमारे पास 2 है और 2 हमारे पास 1 है। तो हमें एक 3 की ज़रूरत है और दूसरा हमें 2 की ज़रूरत है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक घन बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने क्या करा, एक बार 3 का गुणा कर दिया और 2 बार 2 का गुणा कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 गुणित 3 गुणित 3 एक जोड़ा बन गया और दूसरा जोड़ा क्या बना, 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, घनाभ की संख्याएं निकालेंगे, घनाभों की संख्या। तो घनाभों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, तो देखो हमने क्या करा, 2 बार 2 का गुणा करा और एक बार 3 का गुणा करा, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता थी, तब जाकर हम इन घनाभों से एक घन बना सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे 12 घनाभों की आवश्यकता होगी एक घन बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 घनाभ। तो मुझे उम्मीद है बच्चों इस प्रकार का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा के लिए और आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका कि 512 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, कि आपको क्या करना है कि जो है आपको एक आयतन दे दिया है और 512 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी आपको भुजा ज्ञात करना है। तो हमें याद है, हम जानते हैं या हमें इस चीज़ को याद कर लेना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। और हमें यहाँ प्रश्न में दिया है कि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए हम क्या करेंगे, भुजा की घात 3 बराबर 512, है ना। अब 512 किसका घन होता है, तो ये 8 का होता है ना। तो देखिए भुजा की घात 3, भुजा को मान लिया हमने ए, तो ए की घात 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 8 की घात 3। अब 3 से 3 कट गया तो ए बराबर, ए मतलब भुजा, भुजा बराबर हमें क्या मिला, 8। तो हम कह सकते हैं कि एक भुजा की जो माप है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को भी हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे हमने एक फार्मूला याद करा कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना भी। हम क्या करेंगे सबसे पहले 27,000 जो है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड निकालेंगे।
और गुणनखंड निकालने के बाद हम इसका घनमूल बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 विधियाँ हैं, एक भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। तो अभी हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे और फिर हम कभी कक्षा में भाग विधि का प्रयोग करके भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए 27,000 को जब हमने 2 से भाग दिया तो 13,500 आया। अब 13,500 को 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6,750। फिर हम इसको 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3,375। अब देखिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है, तो या तो ये 3 से कटेगा 5 से, तो हम 3 से काट के देखते हैं। तो 3 से ये 1125 बार कट गया। फिर 3 से हम काटने की कोशिश करते हैं इसको, तो हमारा 1125 कितनी बार कटेगा? 3 त्रिया 9 और 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, है ना? तो 3 से 375 बार कटा। फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो 125 बार कट जाएगा। फिर हम क्या 125 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये इसको 25 बार काट देंगे, 5 से 125 को। फिर हम क्या करेंगे 5 से 25 को 5 बार और फिर 5 से 5 को 1 बार। इस प्रकार की जो प्रक्रिया हम करते हैं इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास सारे गुणनखंड आ गए हैं। अब इन गुणनखंड में हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे और उसको एक बार बाहर निकालेंगे करनी से, है ना? तो हमने क्या करा 27,000 लिखा और फिर इसको लिया हमने करनी में। अब इसके गुणनखंड हमें क्या मिले? 3 बार 2 मिले हैं, 3 गुणित माफ़ कीजिए 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 3 बार 3 मिले हैं तो 3 गुणित 3 गुणित 3, फिर 3 बार 5 मिले तो 5 गुणित 5 गुणित 5। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हम इसके 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक जोड़ा 3 का बन रहा है, एक जोड़ा 5 का बन रहा है। तो हम एक बार 2 लेंगे, है ना? फिर दूसरी बार 3 लेंगे, फिर तीसरी बार 5 लेंगे और इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 27,000 का घनमूल 30 होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 30। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न भी बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारा? सेम इस यही प्रश्न है जैसा हमने ऊपर करा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम इसके सारे गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे 3-3 के जोड़े बनाएंगे और 3-3 के जोड़े से को करने से एक-एक बाहर निकालेंगे और आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इसका घनमूल प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9,261 का सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको गुणनखंड निकालना भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किसी भी संख्या का। तो हमने क्या लिखा 9,261 और देखिए हम पहले क्या करेंगे ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से इसको काटेंगे। तो 3 तिया 9 और 3 9 24 और फिर क्या बच जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और भाग नहीं जाएगी उसकी शून्य, 3 9 24 और 3 7 21, 3,087 बार कट गया। अब फिर हम वापस 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर हो जाएगा आपका 0, 3 दूना 6 और 3 नवा 27। फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 त्रिया 9 और एक बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिया 9, हाँ 3 बार कट जाएगा, 343 बार। फिर हम इसको 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 49 बार कटेगा और फिर हम इसको 7 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 बार कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमें तब तक दोहराते रहना है जब तक 1 प्राप्त हमें नहीं हो। अब हम क्या करेंगे कि 9,261 को अंडर रूट में लिखेंगे, करनी में लिखेंगे और इसके जो गुणनखंड है वो गुणनखंड लिखेंगे। तो हमें क्या गुणनखंड 3 बार 3 आए हैं तो 3 गुणित 3 गुणित 3, फिर 3 बार 7 आया तो 7 गुणित 7 गुणित 7। अब हम क्या करेंगे 3-3 का जोड़ा बना लेंगे। तो 3 का एक जोड़ा बनेगा और 7 का एक जोड़ा बनेगा। तो एक बार हम 3 लिखेंगे, एक बार 7 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 गुणित 7 और 3 गुणित 7 मतलब 21। तो हम कह सकते हैं कि 9,261 का जो घनमूल होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वो 21 होगा। तो मुझे उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे।
प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 0.05 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल का मतलब होता है, माफ़ कीजिए, घन ज्ञात कीजिए, घनमूल नहीं, घन ज्ञात कीजिए। तो घन का मतलब क्या होता है, उसकी घात 3 करना। तो आप पहले पॉइंट, ये जो पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, इसको भूल जाइए। 5 का गुणा 3 बार कर लीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, 0.05 गुणित 0.05 गुणित 0.05। अब इसमें से हम यदि दशमलव अभी भूल जाते हैं, मतलब 2 मिनट के लिए उसको अलग हटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, 125। और कितने जीरो कितने अंकों के बाद जीरो शून्य पॉइंट दशमलव लगाना है हमें, 6 अंकों के बाद। तो ये क्या हो जाएगा कि 0.00 125 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14 पे। दो पूर्ण घनों का अंतर 190 है। यदि इसमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट अच्छे नंबर 3 या लगभग 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं इस प्रकार के, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो देखिए हम इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से सबसे छोटी संख्या का घनमूल, घनमूल कितना दिया है, 3 दिया है। घनमूल का मतलब क्या होता है कि उस संख्या की घात 3, तो 3 और वो संख्या हम मान लेते हैं a, तो a की घात 3 और उसमें से हमें कितना अंतर कितना दिया, मतलब उसको घटाना कितना है, 190 है ना। तो a की घात 3 माइनस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ जब हमने घनमूल निकाला तो 3 गुणित 3 मतलब 27 और इन दोनों का अंतर कितना दिया हमें, 190। अब 27 जो माइनस का इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो 190 प्लस 27, तो एक ही घात 3, एक ही घात 3 मतलब हमने वो बड़ी संख्या मानी है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक ही घात 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 216, जो कि 190 में जब आप 27 जोड़ोगे तो 216 आएगा। आप जोड़ के देखिए एक बार, वीडियो को पॉज कीजिए और 190 में 27 को जोड़िए। 190 में हम 27 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 216। तो हम इसको क्या लिखेंगे आगे कि एक की घात 3 बराबर 216 है ना, एक की घात 3 बराबर 216। अब 216 किसका घन होता है, 6 का, मतलब ये हो जाएगा 6 की घात 3। तो क्या हो जाएगा अगली स्टेप आपकी, एक की घात 3 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 216 है ना। तो 216 किसका घन होता है, 6 का। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है आपकी, 6 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 6। और देखिए इकाई क्या दी है आपकी, इसमें इकाई कुछ भी नहीं दिया, तो हम ये कह सकते हैं a बराबर 6 है। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे इस अध्याय के आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है आपका कि किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वह तल में कितनी जगह घेरेगा। अब देखो एक बात याद रखना, आपको आयतन दिया है और तल में जगह घेरेगा, मतलब उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले घन के आयतन से भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन बराबर कितना दिया है हमें, 729। और 729 आपका जो होता है वो किसका होता है, 9 का घन होता है ना। तो हम क्या करेंगे, घन का आयतन जो होता है क्या होता है, भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 की घात 3, जो कि 729 9 की घन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 की घात 3 हो जाएगा, है ना। तो आपकी भुजा क्या मिल जाएगी आपको, 9 मिल जाएगी, है ना। तो ये 9 की घात 3 हो गया। अब देखिए ए बराबर हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो अब हम बहुत आसानी से इसका क्षेत्रफल, मतलब जो घिरा हुआ क्षेत्र जगह को निकाल सकते हैं। तो हमारा जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 9 गुणित 9, जो कि लंबाई भी 9 है और चौड़ाई भी 9, तो क्या हो जाएगा 81। और जब हम किसी भी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो स्क्वायर होता है, वर्ग में होता है, तो क्या हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बच्चों हम
अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।